बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। तो जनाब, ये हफ्ता हमारा होगा सोलो क्योंकि हमारे प्यारे अनवार जो हैं वो इस वक्त एक विंटर ब्रेक पर है, विंटर हॉलीडेज पर है, अपना न्यू ईयर स्पेशल करने के लिए। तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से हम सभी को अपने लिए मी टाइम जरूर निकालना चाहिए क्योंकि लाइफ में जब तक एक अच्छी ब्रेक आपको ना मिले, आप उतने अच्छे तरीके से अपनी बाकी चीजों को भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वी जस्ट होप कि वो अपनी छुट्टियां बड़े प्यारे तरीके से, बड़े खुशखुरम तरीके से एंजॉय करें और आप लोग भी अपना न्यू ईयर जो है वो किसी न किसी अंदाज में जरूर सेलिब्रेट करें। सोचिए कि आपकी आने वाले नए साल की क्या क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए। लेकिन अभी न्यू ईयर खत्म होने में और ये साल खत्म होने में कुछ रोज मजीद अभी बाकी हैं और आज की जो स्पेशल डेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं जिसकी एक अपनी ही खासियत है। तो जनाब, आज है 25 दिसंबर और ये दिन मुख्तलिफ हवालों से इंतहाई अहम है। आज दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मसीही बिरादरी की ये खुशियों का दिन है और आज हम सब भी अपने मसीही बहन भाइयों की खुशियों में उनके साथ खुश हैं। पाकिस्तान के लिए यह दिन बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि आज जनूबी एशिया के अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है और आज पूरी कौम उनकी मकरूज है। आज हम आजाद फिजाओं में गरसांस ले रहे हैं तो उनकी मरहून मिन्नत और मौशती तौर पर तरीके से अगर हम बाकायदा तौर पर आजाद हैं भी तो भी इसकी वजह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं। हम अपने अजीम लीडर को भरपूर तरीके से इस्लामी अकीदत पेश करते हैं और न सिर्फ मुल्की अमनो सलामती के लिए हम भी दुआगो हैं बल्कि इनफरादी हैसियत में कुछ वतन अजीज के लिए कर सकते हैं, हमें वो भी करना है और इस लिहाज से हमें अकीदत और एहतराम के साथ खराज तहसीन उन्हें पेश करना है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा करवाने की मुद्दत खत्म। बल्ले का निशान छिन गया, पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद तस्वर होंगे क्या? लाहौर में 101 साला बुजुर्ग की अनोखी सालगिरह। जी, तो इस सियासी गेमी जो है वो खासी रूज पर हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अक्सर इंतखाबी नताइज हमने देखा कि मुतनाज़िर रहे हैं जिसकी वजह से तश्कील पाने वाली हुकूमतें सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार नजर आती रही हैं। एक तरफ पीटीआई की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफुजात और बल्ले का निशान जो है उसकी लॉटमेंट का मामला ज़ेर गौर है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत जारी की थी, जिस पर हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ की जो थी वो की पाबंद थी, इसके जिम्मेदार थी कि वो बाकायदा इलेक्शन करवाती, मगर ऐसा हुआ नहीं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अब हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। तो पीटीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया था। फिर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि कागजाती नामजदगी जमा करवाने के लिए कल 4:30 बजे तक की मोहलत थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि कागजाती नामजदगी जमा करवाने के वक्त में इजाफा नहीं किया गया और पंजाब में उम्मीदवारों से कागजाती नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने आईजी पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने आईजी पंजाब को कहा है कि रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शिफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग दी है। जिन सियासतदानों ने भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है उनके कागजाती नामजदगी जमा हो चुके हैं। कौन कहां से लड़ेगा इसका फैसला तो हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर तंजिया वार भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर तंजिया वार करते हुए कहा है कि पहले मियां साहब का नारा था मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। बिलावल ने साथ ही साथ बानी पीटीआई के हवाले से भी बात की है और साइफर केस की बात करते हुए कहा कि इमरान खान को दिए गए साइफर का कोई रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने खुद कहा कि खो गया है। उनकी गिरफ्तारी वाले रोज
आलमी मीडिया को लीक हो गया। अब अदालत उसे बहुत संजीदगी से ले, इस मामले को रफा दफा ना किया जाए। हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशियल इंक्वायरी करें कि साइफर के पीछे कहानी है कि तो जनाब इस वीकेंड पे कोई सियासी छुट्टी नहीं थी और सियासी हरीफ जो थे वो एक दूसरे के मुखालिफ हमें नजर आए। इसी मामले में हमें ज्वाइन करें सीनियर तजज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग खाकवानी साहब। खाकवानी साहब, जो इस वीकेंड पे हमने सूरत हाल देखी है, कागजाते नामजदगी के हवाले से जो छीना झपटी चलती रही है, जिस तरीके से मीडिया में भी चीजें रिपोर्ट होती रही, सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट होती रही, क्या लग रहा है आपको? इंतखाबात तो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन शफाफियत पर बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। आपने दुरुस्त कहा जी, बिल्कुल इंतखाबात के फेयर होने के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। और अगर पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका निशान नहीं मिलता, वो बैलेट पेपर पे पीटीआई मौजूद नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन का एक एतबार जो है ना, इलेक्शन होने से पहले ही बड़ा मजरू हो जाएगा और बहुत हद तक मशकूक हो जाएगा। ये इलेक्शन, इसकी कोई क्रेडिबल इलेक्शन नहीं कहलाई जाएगी। और पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में ऐसा बहुत ही कम हुआ है। यानी पिछले जो इवन जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो इलेक्शन 2002 में हुए थे, उसमें भी मुस्लिम लीग नून को उस वक्त बड़ा टफ टाइम दिया गया था, उनके बड़े मसाइल थे, लेकिन ऐसा बहरहाल नहीं हुआ था कि मुस्लिम लीग नून से निशान छीन गया हो या मुस्लिम लीग नून का एज ए पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले ही ना सके। यानी मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये हुआ तो ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। तो ये उम्मीद है कि आला अदालतों से रिलीफ मिलेगा और तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन में। और जिसे आपने कहा कि खुद ही नॉमिनेशन पेपर्स का वो छीने जाना, ये भी एक मजाक है। ये भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन पेपर मिला है तो वो उनसे छीन लिया गया, पुलिस ने छीन लिया, या फिर ये हुआ कि कैंडिडेट पहुंचे हैं जमा कराने पेपर, अपने आगे रिटर्निंग अफसर नहीं है तो गायब हो गया। तो ये मजाक जो है ना, ये भी बड़ा ही खौफनाक सा मजाक है और बहुत अफसोसनाक है। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, होगा ये नहीं कि अगर पीटीआई बतौर जमात हिस्सा नहीं लेगी तो इनको एक बड़ा नुकसान, बाकी तो अपनी जगह है, ये तो आजाद होंगे सारे उम्मीदवार, लेकिन मखसूस सीटें नहीं मिल सकेंगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मखसूस सीटें आप देखें ना कि अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर 60 सीटें जीत रहे तो कम अज कम इनके 15 से 20 इनको मखसूस सीटों में इनको एमएनएस बनेगी, खवातीन की सीटों पे। तो वो अभी एक अरकान असम्बली एक बहुत बड़ी महरूमी और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि यानी एक जमात जिसने अगर इलेक्शन में से ले रहे होती कैंडिडेट, उनको वोट भी पड़ रहा है और उनको लेकिन उनकी नुमाइंदगी मखसूस हिस्सों में नहीं है, खवातीन में और अकलीती सीटों में उनको नुमाइंदगी ही नहीं हो सकेगी असम्बली में। तो ये बहुत ही मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत काबिल एतराज है और बहुत तनकीद उस पर की जा सकती है। अच्छा खाकवानी साहब, ये भी बताइएगा, जैसे बैरिस्टर गौहर ने भी कहा ना कि आजाद तस्वुर होंगे उनके उम्मीदवार अगर बल्ले का निशान उनके पास नहीं रहता, तो एक तो ये कि इससे कितना वोट बैंक मुतासिर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और दूसरा ये भी कि आपको लगता है कि अगर आला अदलिया से रुजू किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो आम इंतखाबात से पहले पहले ये अलॉटमेंट वापस मिल सकती है बल्ले की पीटीआई को? ये तो मेरा ख्याल है इसी हफ्ते में ही हो जाएगा। अच्छा, अगर होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में इसी हफ्ते में ही हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो ये छुट्टियों की वजह से, वीकेंड की वजह से वो नहीं कर पाए। आज भी 25 दिसंबर छुट्टी है, कल वो रुजू करेंगे। अब वो पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे ख्याल दोनों सूरतों में आ जाएगा मामला सामने। ज़ाहिर है अदालतों ने कानून के मुताबिक फैसला करना है, लेकिन इम्कानात तो ऐसे हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो बहरहाल अब ज़ाहिर है हम आला अदालतों के फैसलों को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि बड़ी बदकिस्मती होगी, ये अफसोसनाक होगा बहुत। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा खाकवानी साहब, हम लोग अगर नेशनली देखें तो यहाँ पर तो हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनकी तरफ से तो एक सवाल निशान लगेगा ही। लेकिन आलमी सतह पर देखा जाए तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के ये आम इंतखाबात एक तज़हीक आमेज इंतखाबात हो जाएंगे? हर बड़ा मुल्क जो है वो एक सवालिया निशान लगाएगा, क्रेडिबिलिटी हमारी मुतासिर होगी, फिर अरबों का पैसा लग रहा है, तो बेहतर नहीं है कि आम आवाम का वो अरबों रुपया झोंकने के बजाय बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी जाए कि कौन सी पार्टी जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई है? ऐसा ही हो रहा है। बल्कि बिलावल भुट्टो ने और दूसरे और बात लीडरों ये बात कही भी है, ये बात कही भी जा रही है कि भाई मियां नवाज शरीफ सबको अगर बनाना है तो ऐलान ही करते। आप ठीक कर रहे हैं, आलमी सतह पे भी
बदनामी होगी, जाहिर है। देखिए एक बड़ी जमात है, उसको अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने ही न दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन का फैसला मतलब उसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। वैसे ही पाकिस्तान पीटीआई के इलेक्शन हुआ जिस तरह बाकी जमातों में हुए, मतलब और इस वक्त पीटीआई के लिए अब मतलब किस तरह के इलेक्शन वो इनसे तो कर रहे थे। इनके सारे लीडर तकरीबन जेल में है या भागे हुए हैं, पुलिस छापे मार रही है, कारकुन उनके सामने नहीं है। तो इस तरह के ही इलेक्शन होने थे ना, मतलब पार्टी में किस तरह इलेक्शन होते हैं? जब बिला मुकाबला इलेक्शन हो तो बिला मुकाबला तो ऐसे ही होते हैं। अब कौन है जिसने आके इन तमाम सियासी जमातों में ऑलमोस्ट बिला मुकाबला ही होते हैं, जिनकी पार्टी की लीडरशिप जिन लोगों को नॉमिनेट करती है वो चैलेंज ही नहीं करता। तो मेरा ख्याल है ये एक इलेक्शन कमीशन का एक बायस्ड फैसला है। मैं तो सच्ची बात यही कहूंगा कि बड़ी मायूसी हुई है। मैं उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन से, और आप देखिए उन्होंने भी इस मामले में भी कि भाई ये उनके पीटीआई की कैंडिडेट्स को तंग किए जाने के वाले से सिर्फ उन्होंने आईजी से बात कर ली, कुछ करी। बात ये है, ये सबको पता है इन्हें क्या हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है। तो वो रोका जाना चाहिए तो नहीं रोका गया। और अब आपको पता है कि उनकी जो टाइम खत्म हो गया नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का, तो जिन लोगों का नहीं हो सका वो नहीं हो सका। तो ये भी एक बड़ी ज्यादती है। मतलब मैं तो बड़ा ही भोंडा सा मजाक सा बन गया है। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं, किसी न किसी के तो हुए ही है ना। पार्टी की उनसे लिस्ट लेके उनको पार्टी को टिकट देने का, और एक बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान मौजूद हो, और चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त जो है बैरिस्टर गौहर खान ही बने हुए हैं इलेक्शन के बाद से। तो मेरा ख्याल वो उन चीजों को तस्लीम किया जाना चाहिए ताकि इलेक्शन का कुछ वकार बरकरार रहे, और इससे बात है कुछ सियासी गर्मा गर्मी भी हो, और पीटीआई को जलसे करने की भी इजाजत हो। ठीक है, बाकी के केसेस जिन पे केसेस है वो केसेस चल रहे हैं, अदालतें जिसी को जमानत दे तो अच्छा, जिसको जमानत दे उसको फिर अरेस्ट न किया जाएगा। मतलब इलेक्शन कैंपेन की जरूरत, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये एक सो मोटो केस बनता है, ये 184(3) के तहत केस बनता है। एक बड़ा बेंच बना के काजी फाइजी साहब को करना चाहिए कि, और इलेक्शन तक मसलन को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी रहनुमा को, किसी भी कैंडिडेट को जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है उसको अरेस्ट ना किया जाए, उसको गिरफ्तार न किया जाए, और सियासी सरगर्मियां पीटीआई को भी करने दी जाए। जलसे करें, जुलूस करें, जो मर्जी करें, बाकी जमातें कर रही है तो ये भी करें, ताकि जो भी होना है वो मसलन एक इलेक्शन तक एक मामला हो, उसके बाद जिसको सजा हो तो ठीक है, वो खुद बहुत नायल हो जाएगा। लेकिन जब अगर अवाम को फैसला करने दिए जाए, अवाम अगर वोट डाले, मैंडेट दे, उस मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। देखिए exactly, 5 साल के लिए अवाम ने अपने लिए किसी एक सियासी जमात को बड़े भरपूर तरीके से जो है वो चुनना है, और उस सियासी जमात लेट्स सी कि वो कौन सी होती है, और आगे चलकर किस सियासी जमात का जो एक लीडर है वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुंतखब होता है। हम पहले ही पूरी दुनिया में बहुत हजीमत का सामना कर रहे हैं। हमारी जो मौशी पॉलिसियां हैं वो भी एक सवाल निशान है। हमारे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा जो है वो पश्चिमानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आम इंतखाबात का फैसला भी लोगों की कुछ मुख्तदिर हलकों की मंशा के मुताबिक होगा, तो वही बात आ गई ना कि ग्रीन पासपोर्ट की क्या अहमियत रह जाएगी। हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ भी अगर निगाह उठाकर देखें, यहां तक कि जो उनकी अपनी बनाए जाने वाली मूवीज हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको अब डिस्कस किया जाने लगा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है। और आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी कितनी बदनामी हो चुकी है। एग्जैक्टली, हमारा हर एक सिस्टम जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। जी जी, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये अगर इस तरह जैसा इलेक्शन इस तरह कराया गया तो ये भी एक मैच फिक्सिंग ही है। मैच का रिजल्ट पहले से फिक्स कर देना तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही परेशान कुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे मैं बताऊं जो सूरत हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह वो चाह रहे हैं रिजल्ट वैसा ही आ जाएगा, पीएमएलएन जीत ही जाएगी इलेक्शन में। लेकिन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से दिया जाए ना, कुछ स्पेस तो हो, पार्लियामेंट में उसकी नुमाइंदगी हो। और आप देखिएगा या भी बिलावल भुट्टो की जो तकरीरें और तंज जो अपनी जगह है, आप आजमा के देख लीजिएगा, हम सब देख लेंगे। इलेक्शन के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखरूत हुकूमत बनेगी, बिल्कुल जीयूआई भी इसका हिस्सा होगी, एएनपी चंगई साहब और सारे शामिल ही होंगे। तो उस वक्त पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार पीटीआई ने ही अदा करना है, वही एक रियल अपोजिशन पार्टी है। तो उसको पार्लियामेंट पहुंचने तो देना, ताकि पार्लियामेंट में अपना अगर इलेक्शन चलो आप जिनको जितवाना चाह रहे हैं, जिनको लाना चाह रहे हैं वही आ जाए। लेकिन कोई जमात दूसरी जमात
अपोजिशन का बिल्कुल रोल $1 बिलियन क्वेश्चन आपने रेज किया है कि तमाम जमातें तो मिलकर हुकूमत बना लेगी। अब ये भी तो फैसला करना है भाई, ऑपोजिशन के लिए भी तो कोई होना चाहिए वहां पे। ऑपोजिशन किसने करनी है? जी जी, यही मैं कह रहा हूँ, पीटीआई को इतनी स्पेस तो दें कि वो अपोजिशन तो पसंद कर सके और उनके लोग उनकी जीत सके। और दूसरी बात है, उनके वोटर को भी कुछ तो मान दो कि चलो जी, हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट डाला है वो गए हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में गए हैं, वहां पे आवाज उठाएंगे, बात करेंगे। तो अल्लाह करे ऐसा होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है मीडिया में भी ये बातें आ रही है, लोग कह रहे हैं, बुकला भी ये बात कह रहे हैं, और भी, और अदालतों का भी अभी जो फैसला आया चेयरमैन पीटीआई को जो साइफर केस में जमानत हुई है, जी जी। उसमें जो वो जो फैसला बता खुद भी वो बड़ा अहम है। और खासतौर पर जो उनमें अजाफी नोट अतर मनिल्ला साहब को, जस्टिस अतर मनिल्ला का, वो तो आंखें खोल देने वाला है, आई ओपनर एक तरह का। बहुत ही शानदार उन्होंने अजाफी नोट लिख के उन्होंने फैसला लिखा। और सही बात है कि यहाँ पे जमहूरियत को मुस्तहकम किया जाना चाहिए। इतने सालों बाद हम हमेशा जज्बात ही कर रहे हैं और जमहूरियत चल नहीं पा रही, तो हमें उससे जमहूरियत को भी ये कहनी, आप कोई ना आप फ्री हैंड देते हैं तो तभी चलती है ना, सियासी सूरदाल चलेगी, सियासी सरगर्मियां होगी, वोटर को भी पता लगेगा मेरी राय की अहमियत है। जब उसे पता हो कि मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आप देखेंगे टर्नआउट बड़ा कम हो जाएगा। तो टर्नआउट कम होना, कम लोगों का वोट डालना, वो भी तो अच्छी बात नहीं ना। तो जमहूरियत का नाम ही अवाम के साथ राय लेना, अवाम से जुड़ना और अवाम का एक मैंडेट सब फैसला करना, तो यही होना चाहिए, यही डिमांड होनी चाहिए, ये मिनिमम डिमांड यही होनी चाहिए कि भाई लोगों को फैसला करना है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई को साथ मिलकर चलने की दावत दी है। कह ये भी रहे हैं कि हमारा सियासी मुखालिफ एक है। आपको लगता है ये फैसल करीम कुंडी का जाती बयान हो सकता है या पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल में कोई एक सियासी पॉलिसी भी हो सकती है, किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट की जा सकती है, इत्तेहाद किया जा सकता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक पीपल्स पार्टी को अब से मूव कर ही नहीं सकती ना। असल में फैसल करीम कुंडी साहब का मसला ये है कि उन्होंने डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ना है और वहां पे मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में। अच्छा। और वहां पे पीटीआई की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जो डेरा इस्माइल खान की जो एपी के साउथ की डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं ना, डेरा इस्माइल खान, टांग, लकी बरबर, वहां पे पीटीआई बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि आप मौलाना फजल रहमान अपनी पूरी सियासी तारीख में, यानी मौलाना फजल रहमान 1990 से इलेक्शन लड़ रही है, उससे पहले सियासत में है, पिछले 40 सालों में पहली बार वो बलूचिस्तान से, पशीन से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी अब डेरे के अबाई हल्के से लड़ रहे हैं एक सीट से, लेकिन उनको खतरा है कि यहाँ से मैं हार जाऊंगा, इसलिए पशीन बहुत स्ट्रांग होल्ड है जेयूआई का बलूचिस्तान में। पशीन जो लोअर लाई में जहाँ उनकी पश्तून पॉकेट है, जो वहां पे जेयूआई का इन्फ्लुएंस है। पहली बार अपने पूरे सियासी कैरियर में 60 साल से ऊपर हो चुकी उम्र माशाल्लाह मौलाना फजल रहमान की, अपनी पूरी जिंदगी में और पूरे सियासी कैरियर में पहली बार वो बलूचिस्तान से लड़ने जा रहे हैं पशीन से, क्योंकि उन्हें खतरा है कि डेरे से इलेक्शन हार जाएंगे। तो फैसल करीम कुंडी तो चाहते होंगे कि पीटीआई उनको सपोर्ट करे ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा चाहती है तो मूव करनी चाहिए ना। वो मूव उन्होंने की नहीं है ना। बिलावल का कभी उस तरह का इशारा है। अभी जो आपने जो हेडलाइन सुनाई है उसमें बिलावल भुट्टो को जाके साइफर के हवाले से कार्रवाई करे और वो करे, तो ये तो कोई यानी आपस में जस्ट वाली बात। अच्छा, साइफर के वाले से अगर अभी बात कर ही रहे हैं तो साइफर के मामले पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो रिलीफ मिला है और उनको तो जमानत भी मयसर होगी इस पर, वहां पर आप क्या देख रहे हैं? क्या कुछ थोड़ी बहुत नरमी बढ़ते जाने का कोई आपको इम्कान नजर आ रहा है? अगर बिल्कुल भी कोई चांस नहीं, जरा बराबर भी चांस नहीं। अच्छा। अगर होता तो अब तक वो रिहा हो चुके होते। और आप देखें ना, अगर इस पर चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिए गए तो ये सारा कुछ पलट जाएगा। पूरी सियासत ही वो, अगर उन्होंने दो बार कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी भी कर ली तो पहले ही एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है, ऐसा कभी कतई नहीं होगा। मे भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी पे दूसरे मुकदमे ज्यादा नहीं है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई पे उनपे तो बहुत सारे मुकदमात में और नैब ने उनको किए हुए, और वो इसका पूरा एहतमाम किया हुआ कि जितने मर्जी केसेस में जमानतें हो जाए उनको बाहर ना आए। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी को भी आसानी से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। आपने देखा है शोधी पुरोहित को कितने केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है, इनको नहीं आने दिया जा रहा बाहर। तो इस तरफ चौधरी को भी अब उनके साथ भी वही काम चल रहा है। तो ये भी एक मजाक बना हुआ है कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, आप देखें ना कितने हाई लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, और क्या मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक मसूद उस बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे, वहां पे जमानत होती है और उसके बाद भी पता लगता है कि वो रिहा नहीं हो सके। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अच्छी मिसालें तो नहीं है भारत।
आपने वैसे वाकई ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। माजी में आप एक बहुत अरसे से रिपोर्टिंग भी करते आ रहे हैं, तज्जिया भी देते आ रहे हैं, माजी में इसकी कोई नज़ीर मिलती है कि किसी भी सियासी जमात को इस हद तक जो है वो दीवार से लगा दिया जाए? या यूं कह लीजिए कि शायद माजी में ऐसा कुछ होता रहा है, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, चीजें बहुत बदल गई हैं। पहले अगर अखबार में रात को खबर छप भी जाती थी ना। जी खाकवानी साहब, देखिए जमहूरियत दवार में तो ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। जो आखिरी मिसाल हमारे सामने जो बदतरीन मिसाल है वो 77 के इलेक्शन की है, जब बिला मुकाबला मुंतखब होने की भुट्टो साहब ने कोशिश की थी और लाड़काना से जमात इस्लामी की कैंडिडेट से बोला जानो अब्बासी, उनको भी अगवा कर लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर थे लाड़काना के खालिद करल, जो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी हुए, उसके सेक्रेटरी जनरल भी रहे, वजीर वगैरह भी रहे। तो वो उन्होंने ये कहा जाता है कि जानो अब्बासी को अगवा करके नॉमिनेशन पेपर जो डेट होती है आखिरी, उस डेट के बाद ही आ गया था ताकि कागजात दामदोदी जमा ही ना करा सके। बल्कि उस जमाने में ब्यूरोक्रेट थे, तारिक महमूद साहब की किताब है, गवर्नर पंजाब मखदूम जो सजाद कुरैशी रहे हैं, गवर्नर तारिक महमूद साहब सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 77 के इलेक्शन में वो मुल्तान में थे, उस वहां डिविजनल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने बताया कि जो उस वक्त वजीर आला थे वहां के पंजाब के भुट्टो दौर में 77 में नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, उनके मुकाबले में कैंडिडेट जो आ रहा था एक मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, बाहर पुलिस थी सारी और आने नहीं दे रही थी। वो किसी तरह अंदर घुस आया और उसके पीछे बाकायदा पुलिस वाले भागे और उसे अदालत की कमरे से उठा के बाहर ले गए और उसे नाम कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। तो ये बहुत बुरी मिसालें 77 में है, या फिर जरा दिया के मार्शला में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को इस तरह के ही निशाना बनाया गया था। लेकिन जमहूरियत वार में कोई ऐसा नहीं हुआ। 90 की दिहाई में भी जहाँ बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के खिलाफ थे, वहां मुकदमे चलते रहते थे, थोड़ा बहुत इलेक्शन प्रधानमंत्री का नाम भी लगता रहता था। इस तरह का नहीं हुआ कभी भी। ये जमहूरियत वार में क्या ऐसा भी हुआ है खाकवानी साहब की मुस्लिम लीग नून जिस लाहौर को अपना सियासी गढ़, सियासी कला मानती रही है, वहां से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कागजाती नामजदगी उन हलकों से हमें नजर ही नहीं आए। मानसेरा से, कसूर से, सरगोदा से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन लाहौर में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा इस वक्त। आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर में इस दफा खतरात है। और अभी भी अगर इलेक्शन के जो पेपर जमा हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, मरीम नवाज साहब के मुकाबले में और लोगों का, अगर वो कागजात रिजेक्ट नहीं होते, क्योंकि अभी एक मसला ये भी है ना कि कागजात पे एतराज होकर रिजेक्ट कर दीजिए। अगर रिजेक्ट नहीं होते और इलेक्शन होते हैं और ये लोग पीटीआई के रहनुमा मुकाबले में खड़े रहेंगे, तो हम देखेंगे कि ज्यादा सरप्राइज रहेंगे या बहुत क्लोज मुकाबला जाएगा, क्लोज कंटेस्ट जाएगा। खासतौर पर अगर मियां नवाज शरीफ मुकाबले डॉक्टर यासीन राशिद के अगर तो कागजात उनके रह गए और इलेक्शन लड़ा उन्होंने, तो आप देखिएगा बहुत क्लोज। और मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी पूरे पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार इस तरह सख्त मुकाबले का होगा सामना। इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे वो जा रहे हैं, सरगोदा से और जगह से जो महफूज सीटें का इंतखाब किया जा रहा है। ये वैसे मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग के लोग पहले भी ऐसा करते रहे हैं। वो हमेशा समझदार लोग है ना, वो हमेशा एक सीट अपनी और जगह से लड़ते हैं जहाँ से ज्यादा इम्कान हो। मानसरा भी मुस्लिम लीग का स्ट्रांग होल्ड रहा है, हजारा डिवीजन में वहां से हमेशा इनका स्ट्रांग रहा है। एबटाबाद, हरीपुर और खास तौर पर मंसरा से मुस्लिम लीग नून को सीटें मिली, लेकिन वहां पे भी इस दफा अच्छा मुकाबला होगा। अगर इसे हम सियासी हिकमत अमली कहें फिर खाकवानी साहब, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ के लाहौर से हमें उस तरीके से कागजात नामजदगी नजर नहीं आ रही बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में? दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में काफी खौफ खिलाया हुआ है। अगर ये खौफ है, देखिए ना, ये जो नॉमिनेशन पेपर जमा ना कराने देना और बैलेट पेपर पे निशान ना आना, या इस तरह की बातें, ये इस चीज से खुद सबूत है कि खौफ इतना ज्यादा है कि मामूली सा भी रिस्क नहीं ले जा रहा। थोड़ा सा रिस्क हालांकि जिस तरह पार्टी टूट चुकी है, तितर बितर हो गए हैं, सारे लोग उनके अहम रहनुमा सारे गिरफ्तार है, ये रुपोश है, कारकुन पकड़े गए, एक्टिविटी नहीं होने दी जा रही। ऐसी सूरत में मुकाबला तो वैसे ही वन साइडेड हो चुका है ना, उनके खिलाफ हो चुका है। लेकिन फिर भी उनको डर ये है कि उस दिन इलेक्शन डे पे उनका वोटर पीटीआई के बाहर निकलना आए और जिस हम कहते हैं खंबे जीत जाए, उन्हें खतरा है कि खंबे सच्ची मुची जीत ना जाए, आगे वोटर आके अंदर धुंध आके जितवा ना दे। तो इसी खौफ के पेश नजर खुद निशान नहीं रखा जा रहा, पार्टी को निशान। अब देखें ना, पार्टी के निशान इस पॉइंट पे गौर करें, जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि मखसूस सीटें, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक तो आजाद उम्मीदवार होंगे ना, आजाद कहीं भी किसी भी जमात में शामिल हो जाए, आप उनको रोक नहीं सकते, चाहे वो वोट उन्होंने पीटीआई के नाम पे लिया हो, बाद में किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर 100 सीटें, अगर मिसाल ले मफरूजे के तौर पर अगर वो 100 सीटें जीते हैं, तो 100 सीटें जीतने के बाद उनको कम से कम 30-40 सीटें उनको
ख्वातीन की मखसूस सीटें मिलेंगी। सही साहब ने ख्वातीन के हवाले से बात की ना, एक बड़ा ऐसा हल्का, एक ऐसा शहर जहां पे बड़ा क्लोज कहा जा रहा है कि मुकाबला होगा। मैं उस्मान डार की वालदा के हवाले से बात कर रही हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात कर रही हूँ। आपने से पहले भी कुछ हल्के गिनवाए, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हम देखेंगे कि काफी क्लोज मार्जिन नजर आएगा दोनों फ्रीकैन के दरमियान? क्लोज होगा और ख्वाजा आसिफ सीट हार सकते हैं। पिछली बार भी वो बहुत मुश्किल से जीते थे, 2-3 हजार वोटों से जीते थे और बहुत ज्यादा वोट ख्वाजा मुकाबले में आए थे। ख्वाजा आसिफ साहब सीट हार सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर इलेक्शन कंपेन करने दी गई, इलेक्शन लड़ने दिया गया, तब अपसेट कई हो सकते हैं। पंजाब में काफी हो सकते हैं, केबी में भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इफ देन बट्स है कि पार्टी का निशान भी होना चाहिए। पार्टी को एक अच्छा निशान, चलो कोई और भी मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता था, निशान जो भी हो जाए, लेकिन मतलब पार्टी हिस्सा ले, पार्टी के तौर पर हिस्सा लेने पे एक पार्टी डिसिप्लिन और फ्लोट कास्टिंग की शेख और सब चीजें होगी। और मेरा ख्याल है शायद कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा है, ये खासतौर पर नून लीग के लोग भी सोच रहे हैं कि आधा दिन की वोटर, पीटीआई का वोटर इतना कंफ्यूज हो जाए और फ्रस्ट्रेट हो जाए, मायूस हो जाए कि वो इलेक्शन के दिन आए ही ना। तो वो उन्होंने पूरी कोशिश इस तरह किया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन का बाइकाट कर दे, जो कि नहीं करना। वो क्लियर, वो पहले सोच चुके हैं, फैसला कर चुके हैं पीटीआई के लोग, हमने किसी भी सूरत में बाइकाट नहीं करना, चाहे हमारा जितना भी हमें मौका मिले, 1, 2, 5, 7 जितने भी जीते, लेकिन हम जाएंगे इलेक्शन में। तो अब उनकी कोशिश ये है कि वोटर कंफ्यूज हो जाए और फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो लानत भेजो, वो डालने ही नहीं जाते। तो यही सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं। अब ये भी देखे ना, जितनी एक अफसोसनाक बात है, अब हर जगह पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है जमहूरी ममालिक के टर्नआउट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वोटर आए, ताकि भाई एक आवाम की पार्टिसिपेशन हो पूरे सिस्टम में और उस प्रोसेस में इत्तेफाक हो और सब कुछ हो। और हमारे यहाँ बिल्कुल उलट हो रहा है। तो चलें, ये जो उल्ट हो रहा है ना, इसको सीधा सिर्फ अवाम ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खाकवानी साहब हमें वक्त देने के लिए, और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे खाकवानी साहब के ये न कह दिया जाए कि लानत भेजो, हरगिज आपने ऐसा नहीं करना। हाँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर और वोटर है, हाँ आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, JUI से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 5 साल के बाद आपको ये मौका मिला है। हालात जितने भी आपकी दस्तरस से बाहर हो जाए, मामलात आपके कंट्रोल में ना रहे, अगर आपको लगता है कि आप फलानी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं और आपका वोट अहमियत का हामिल है, तो प्लीज जाइए और जाकर अपना वोट 8 फरवरी को जरूर कास्ट कीजिए। मैं फिर कह रही हूं, नो मैटर व्हाट, आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस मैच के हवाले से जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, हमारा टेस्ट मैच। और दूसरा मैच जो है इसका आगाज कल से मेलबर्न के तारीखी ग्राउंड में होगा। हम टीम के शिकार करने के लिए तो पुर उम्मीद है ही, मगर कौमी टीम की हालत कुछ ज्यादा बेहतर हमें नजर नहीं आ रही। वैसे कोई पहली बार नहीं है कि हमें अपनी कौमी टीम की हालत कोई बेहतर लग रही हो। इट्स बीन मल्टीपल टाइम्स। एक के बाद एक खिलाड़ी फिटनेस मसाइल का शिकार हो रहे हैं। खुर्रम शहजाद के बाद अब स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। नुमान अली का मेलबर्न हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जबकि दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता 1 बरस से रेड बॉल क्रिकेट ना खेलने वाले मोहम्मद नवाज को लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली की रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाने का फैसला किया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तानी टीम की पहचान रही है, का खासा रही है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का चर्चा रहता है। मगर इस वक्त साबिक फास्ट बॉलर और मौजूदा फास्ट बॉलर पाकिस्तानी टीम में पेश ना होने पर जो इस वक्त उनकी जो पेस है उसकी वजह से खासे हमें परेशान नजर आते हैं। पाकिस्तानी टीम के साबिक स्पीड स्टार जो हैं वकार यूनुस, वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी के लिए पुरजोश होते थे। इस बार ऐसे कोई बात नजर हमें नहीं आ रही, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीडियम पेसर्स, स्लो मीडियम पेसर्स, ऑलराउंडर्स देख रहा हूं, कोई हकीकी, कोई रियल फास्ट बॉलर उन्हें नजर नहीं आ रहा। वकार यूनुस की तरह ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी हैरान है, और ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ही कह रहे हैं कि पोस्ट टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का पेस कम हो गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसके लिए विकेट कीपर का इंतखाब
अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। टीम मैनेजमेंट साबिक कप्तान सरफराज अहमद की फॉर्म और फिटनेस को लेकर परेशान है और ये सूरत हाल ऐसी है कि जितने भी हमारे स्पेक्टेटर्स हैं उनके दिलों में एक मायूसी को पैदा कर दे। इस तमाम सूरत हाल में टीम मैनेजमेंट अब तक फैसला नहीं कर सकी है कि किसे खिलाना है भाई और किसे ड्रॉप करना है। तो इस सब पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग खालिक साहब। खालिद, ये हो क्या रहा है? एक बंदा ठीक होता है, दूसरा बंदा बीमार हो जाता है, दूसरा बंदा ठीक होता है। मुझे तो लग रहा है जैसे स्मोक इफेक्ट की हुई है ना इस वक्त लाहौर पर, वैसे ही कोई फिटनेस मसाइल ने इफेक्ट ही बना दिया है हमारे सारे प्लेयर्स को। जी, फिटनेस मसाइल से पहले आपने एक बात बताई, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। स्क्वाड का पाकिस्तान ने कल ऐलान कर दिया है कल के मैच के लिए, और उसमें सरफराज को ड्रॉप कर दिया गया है और रिजवान खेलेंगे। हसन अली की भी वापसी हुई है और साथ में मीर हमजा को भी रखा गया है 12 रुकनी स्क्वाड में। 12 नंबर जो है 12वां वो साजिद खान का है। अब ये नहीं पता कि 12वां नंबर ही है उन पे खेलेंगे, लेकिन 12 प्लेयर्स का पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। तो सरफराज को अगर इतने आउट ऑफ फॉर्म थे वो कि एक मैच बाद ही उनको बाहर कर दिया गया, तो फिर लेकर क्यों गए थे? मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि इस सीरीज से पहले जो पाकिस्तान ने खेली थी, न्यूजीलैंड में सीरीज हुई थी, श्रीलंका में तो वो इंजर्ड हो गए थे। वहां वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, एक हारा हुआ मैच उन्होंने ड्रॉ भी करवाया था। उसके अलावा आपने देखा होगा विकेट कीपिंग में भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस थी। फिर कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जो रिसेंटली हुई थी उसमें उनकी एवरेज 99 है और तमाम बैट्समैनों में दूसरे नंबर पर हुए थे, विकेट कीपर में भी शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर थे। इस परफॉर्मेंस की बेस पे वो यहाँ गए। लेकिन चूंकि आजकल का जो जमाना है उसमें सोशल मीडिया की बड़ी अहमियत है। सोशल मीडिया पे हर कोई सिलेक्टर है, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं अपने अपने लोगों के लिए। तो जब पाकिस्तान पहला मैच हारा तो फिर सरफराज के ऊपर सारा नजला गिरा और सरफराज को बाहर करके रिजवान को ले आए और रिजवान खेलेंगे। लेकिन ये भी हो सकता था, जो हाफिज ने इंडिया भी दिया था कि एज अ स्पेशल बैटर हम रिजवान को खिला सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ एक टेस्ट की परफॉर्मेंस पे आपको चेंज करना था तो पूरी बैटिंग लाइन को चेंज कर देना चाहिए। पर्थ में इतनी खराब हमारी बैटिंग रही थी। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हमें नजर आ रहे हैं, इंजरीज बढ़ती ही चली जा रही हैं। ऐसे में टीम से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? पहले हम लोग खुद कंसीडर करते हैं कि हमारे जब टेस्ट मैचेस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हम खासे कमजोर है वहां पर, लेकिन इन इंजरीज के साथ टीम का परफॉर्म करना ये तो बहुत बड़ा एक सवाल निशान है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इंजरीज भी हैं और पास्ट परफॉर्मेंस का कुछ बोझ भी, क्योंकि आपको पता होगा कि 59 साल हो गए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, और 59 साल में पाकिस्तान ने कोई टेस्ट सीरीज वहां पे नहीं जीती। जो आखिरी टेस्ट जीता था उसको भी 24 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में। तो जाहिर प्लेयर्स के जहन में ये बातें भी सवार होती होंगी। फिर फिटनेस हमारे प्लेयर्स की ऐसी है भी नहीं। जाने से पहले यूजुअली ऐसा होता था कि जब कोई टीम स्क्वाड या कोई जा रहा होता था बाहर टूर पे, तो फिटनेस टेस्ट लिया करते थे प्लेयर्स के बाकायदा, यो टेस्ट और दूसरे टेस्ट, बहुत सख्त किस्म के टेस्ट होते थे जो पास करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। अगर कोई हाफ फिट भी होता तो वहां पकड़ा जाता था। वो चीज अब खत्म हो गई। मिसबाह उल हक के दौर में ये होता था। तो अब प्लेयर्स के जनरल छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, उसके बाद कहते हैं फिट है, ले जाते हैं। यही हुआ जब वहां गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर वहां जाके फिर एक एक करके, जैसे आपने कहा, वो इंजर्ड होते जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना भी कोई इतना आसान नहीं, एक दिन पूरा लग जाता है, फिर जेट लैग वगैरह। तो 3 तो मैच हैं जिसमें से एक निकल गया, दूसरा अब शुरू हो रहा है। अब सुना है इसके वीजे लगा रहे हैं, उसके वीजे लगा रहे हैं, लेकिन अब टू लेट है। अब जो है उन्हीं के साथ इनको खेलना पड़ेगा। फिर परफॉर्मेंस पेसर्स की, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तो आइडियल होती है फास्ट बॉलर्स के लिए जी, वहां जाकर वो परफॉर्म करें, तेज बाउंसी पिचेस। वहां तो एक फास्ट बॉलर जब ऑस्ट्रेलिया जाता है उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका होता है कि वहां पर जाके फास्ट बाउंसी पिचेस पे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बॉलर्स की तो बॉल पहुंची बड़ी मुश्किल से रही है, जैसे वकार यूनुस ने भी जिक्र किया, आपने भी बताया भी कि हकीकी फास्ट बॉलर वाकई हमारे यहाँ रहे ही नहीं है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पीड वाले हमारे पास बॉलर्स हैं वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। नसीम शाह को ये कहा जा सकता है कि वो हकीकी फास्ट बॉलर है, लेकिन वो बदकिस्मती से इंजरी की वजह से बाहर। एक और दूसरे हकीकी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, उन्होंने मना कर दिया कि जी मैं खेलूंगा नहीं, और बिग बैश को खेल रहे हैं। तो अब जो मौजूदा दस्तयाब हैं ये तो ऐसे ही हैं। फिर
इस स्पीड के साथ आप अगर स्विंग भी करें तो बैट्समैन जो है वो पकड़ लेता है। दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया के पास देखें, सारे ही 140 प्लस वाले हैं, तो ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह रही। फिर हमने पहले मैच में स्पिनर को भी नहीं खिलाया, फिर स्पिनर इंजर्ड भी होते रहे। अब दूसरे मैच में भी 12वें नंबर पे नाम है, अब देखें उनको खिलाते हैं या नहीं खिलाते साजिद को। तो ये सारी चीजें हैं। बैटिंग तो आपको पता है कभी भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं चली, लेकिन मेलबर्न में पिच जो है अमूमन ऐसी नहीं होती जैसी पर्थ में नजर आती है। वहां पहले अजहर अली ने ऑस्ट्रेलिया में एक डबल सेंचुरी बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेलबर्न में ही बनाई थी वो। तो यहाँ पाकिस्तान को बैटिंग में तो परफॉर्म करने का चांस है, लेकिन फिर होता ही है कि सेकंड इनिंग में आके फिर टीम बैठ जाती है दोबारा। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर हम लोग बाकियों की बात कर रहे हैं, वहीं पर आपको शाहीन अफरीदी की पेस क्यों कम नजर आ रही है? वो अच्छी रफ्तार पर गेंद करते रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी वो उस तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। बहुत जो अर्ली ऑन विकेट लेने के हवाले से जो उनका एक चार्म होता था, हमने देखा है कि वो आखिर में आके डेथ ओवर्स की तरफ जाके विकेट लिया करते थे। और अब भी जो हमारी टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पर भी शाहीन की पेस हमें बहुत कम नजर आ रही है। 100% आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसे ही है। और हमारे पास क्योंकि जिस तरह नसीम नहीं रहे, हारिस नहीं थे, तो फिर हमारे मेन बॉलर हमेशा की तरह शाहीन ही है। उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी कि वो आए और शुरू में ही विकेटें पाकिस्तान टीम को दिलाएं, ताकि फिर दूसरे बॉलर्स भी कुछ करें। लेकिन शायद ये एक तो फिटनेस मसाइल के बाद जब वो वापस आए तो उनकी स्पीड तो कम हुई, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और शाहीन ज़ाहिर स्पीड और फिर उसके साथ स्विंग, ये एक डेडली उनका कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से उनको विकेटें मिलती थी, लेकिन स्पीड कम होने से उनको नुकसान हो रहा है। फिर दूसरे एंड पे भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, इस वजह से असल जो है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मुतासर होने लगी है। और शाहीन का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और कोशिशें कर रहे हैं वो, क्योंकि अब वो कैप्टन भी हैं। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज होगी वहां कैप्टनसी करेंगे वो, और यहाँ जाहिर है शान की पूरी वो मदद कर रहे हैं एज अ वाइस कैप्टन। तो शाहीन होपफुली कि इस मैच में हमें पुराना वाला शाहीन नजर आएगा, नहीं तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक, वाइस कैप्टन तो कैप्टन की मदद कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन को खुद इस टीम के साथ जो है ना वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। शान के लिए खुद के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं, इन्हीं के साथ आपने खेलना है। जो दी बेस्ट आपके पास थे वो आपको सिलेक्शन टीम ने उठाकर भेज दिए। बिल्कुल, देखिए अगर आप कैप्टन हो, आप किसी बैट्समैन को बोलें कि यार तुमने खराब शॉट खेला, यार तुम रन नहीं बना रहे, तो वो यूं करके देखेगा, बोलेगा कुछ नहीं, दिल में मतलब उसका मतलब ये होगा पहले तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ, तुम हमारे कैप्टन हो। तो ये एक चीज है। तो शान मसूद को बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा, और एक जिम्मेदारी उनको ऐसी मिली कि सब हैरान भी रह गए कि भाई ये कहाँ कप्तान बन गए, लेकिन अब बन गए हैं तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी, अच्छा परफॉर्म करके टीम के लिए। और जो पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने आगाज अच्छा लिया था, थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ नजर आए थे वो, लेकिन फिर उसको इनिंग को तोड़ नहीं दे सके। अपना हो सकता है अब इस मैच में हमें कुछ अच्छी बैटिंग नजर आए, लेकिन पाकिस्तानी टीम को ओवरऑल भी बैटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दरकार है। लेकिन हमारे बैट्समैन जो है वो अभी भी वही 140 साल पुरानी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो करो। और अच्छा बात ये है कि अगर आप रोक रहे हैं तो चले आप रोकें, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर 200 रन करें, 100 रन तो करें। होता ये है कि वो 200 गेंदें खेल के 40 रन करके आउट होते, ऑस्ट्रेलिया के वार्नर आते हैं वो तो 10-15 ओवर में उतने रन कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो सरफराज की जगह रिजवान के लिए फैसला लिया गया और उनको भेजा जा रहा है, ये कितना सूदमंद साबित हो सकता है कि उनकी जगह अब रिजवान परफॉर्म करेंगे? मतलब जिस नंबर पे वो खेलते हैं अब रिजवान वहां पर होंगे। देखिए नो डाउट रिजवान भी अच्छे प्लेयर है, रिजवान ने अपने आप को साबित किया है अपनी सलाहियतों को, लेकिन जब आप सरफराज को लिया है या किसी XYZ किसी भी प्लेयर को लिया है तो एक मैच के बाद उसको बाहर करना ये तो गलत है। और रिजवान को हफीज ने, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, अगर खिलाना था एज अ बैट्समैन भी उनकी जगह बनाई जा सकती थी, क्योंकि बैटिंग की बेस पे खिला रहे ना। विकेट कीपिंग में सरफराज ने एक पिछले मैच में चांस जाया किया जो स्टंपिंग उन्होंने गंवाई थी, लेकिन उसके 10-20 रन बाद ही शायद विकेट पाकिस्तान को मिल भी गई थी वार्नर की। तो ये इस लिहाज से थोड़ा गलत है कि एक सीनियर प्लेयर जो परफॉर्म करके आया है, जो किसी सिफारिश पे नहीं आया, कमबैक सरफराज का कोई उनके अब्बू की सिफारिश पे या किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे नहीं हुआ है। सरफराज ने कमबैक किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करके, उससे पहले पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में परफॉर्म करके, तो इसलिए टीम में है वो। तो
उनको मौका देना चाहिए था। और अब अगर अल्लाह ना करे इस मैच में रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर सके तो क्या किसी तीसरे विकेट कीपर को लाके आप खिलाएंगे? लेकिन सोशल मीडिया, बस मसला यही है आजकल ना, जो ट्रेंड चल जाए और जो लोग कहें, बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं हमारे सेलेक्टर्स, बोर्ड, और वो घबरा जाते हैं एकदम। यार ये सरफराज को लोग बुरा भला कह रहे हैं, अगर हमने दूसरा मैच भी खिलाया फिर हार गए, फिर लोग बुरा भला कहेंगे। तो फिर वो इस तरह से जब फैसले होते हैं तो फिर बाद में मसाइल भी होते हैं। अशरफ सर, मुझे बताएगा खालिद साहब कि जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होती चली जा रही है। हमारे पास एक T20 की तो टीम मौजूद है, लेकिन हमारे पास वनडे के प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास टेस्ट के प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स मौजूद नहीं है। अब तो हमारे पास फास्ट बॉलर्स का भी फुकदान जो है वो पैदा होता चला जा रहा है। हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजीद बेहतर बनाने के लिए, वहां पे कुछ प्लेयर्स को रखने के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी? क्योंकि हमने भर्तियां तो बहुत कर ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पर, लेकिन अब हमारे पास प्लेयर्स का होना भी बहुत जरूरी है। सिलेक्शन टीम ने या मैनेजमेंट ने जाके क्रिकेट नहीं खेलनी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप देखें तो मैनेजमेंट की भी क्रिकेट स्क्वाड है पूरा यहाँ पर, जो हमारे कोई 17 रुकनी मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया की सैर करने के लिए गई हुई है, 17। तो ये तो चल ही रहा है सारा इस तरह का। प्लेयर्स तो होने चाहिए, बैकअप आपका ऐसा होना चाहिए कि हर प्लेयर का, इंडिया का आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, वहां पे हर प्लेयर का उन्होंने बैकअप तैयार किया हुआ है। कोई एक इंजर्ड होता है, किसी को रेस्ट देना होता है, दूसरा आके वैसे ही परफॉर्म करता है। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से बैकअप तैयार करने पे इतनी तवज्जो दी नहीं गई और सिलेक्शन में मसाइल चलते ही रहे इसी तरह कि अपने मनपसंद के प्लेयर्स को ले आए, अपने मनपसंद के प्लेयर को तरक्की दे, उसको मुसलसल खिलाते रहे। इसी से हम सीरीज की बात कर लें, फहीम अशरफ किस बेस पर गए और उनकी एक क्या परफॉर्मेंस है। अब उनको ड्रॉप कर दिया है दूसरे मैच के लिए, लेकिन आप उनकी बॉलिंग देख लें। बिल्कुल। अभी मुदस्सर नजर साहब एक साबिक क्रिकेटर है, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में होता ही यही है कि ऑलराउंडर उसको कहते हैं जिससे ना बैटिंग आती है ना बॉलिंग। पहले एक जमाने में होते थे कई सारे, ना हमारे पास ऑलराउंडर है ना हमारे पास स्पिनर्स है, और अब पेसर्स में भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बैटिंग में बाबर हमें संभाले हुए हैं और बैटिंग में चले एक दो और भी प्लेयर हमारे हैं, साइम अयूब भी हमें एक अच्छे मिले, नए सऊद शकील अच्छे मिले हैं, लेकिन ये बॉलिंग में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर ऑलराउंडर्स की भी। तो इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी को बिल्कुल सोचना भी होगा और बेंच स्ट्रेंथ पर भी काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सलीम खालिद साहब अपना वक्त देने के लिए। और जो बात करते हैं कि मैनेजमेंट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, ऐसा लगता है कि वो वहां पे खेलने के लिए नहीं गई बल्कि हनीमून पीरियड पे गई। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं जिसमें 100 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की सालगिरह मनाई जा रही होती है, और वो वीडियो जो है वो ज्यादातर तो बाहर के ममालिक की होती हैं और हम उसको बड़ा शेयर भी कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम लाहौर की एक वीडियो आपके साथ शेयर करने लगे हैं जिसमें 101 साला बुजुर्ग की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, और ये विजुअल्स भी आप लोग देखिए। ये है मोहम्मद लतीफुल्लाह साहब जिन्होंने 100 बरस की बहारें देख ली हैं। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनके नाना होंगे, जिनके दादा होंगे, जिनके पर नाना और परदादा होंगे, उन बच्चों के लिए तो बड़ा ही एक प्यारा सा मोमेंट होगा ये। उन्होंने कल अपनी तीसरी नस्ल के साथ 101 जो है ना वो साल मुकम्मल होने पर सालगिरह अपनी जो है वो सेलिब्रेट की है, और अपनी बर्थडे के मौके पर मोहम्मद लतीफ का इस्तकबाल जो है इंतहाई धूमधाम से किया गया। और हैप्पी बर्थडे की धुन पर मोहम्मद लतीफ को उनके बेटों ने गाड़ी से उतारा, फूल और पैसे जो थे वो उन पर लुटाए गए, निछावर किए गए, और पोतों ने तो अपने दादा को तिल्ले वाले हार भी पहनाए हैं। करीबी दोस्त अहबाब जो है वो भी इस खुशी के मौके पर उनके साथ मौजूद हुए, और जो परपोते हैं उन्होंने परदादा की सालगिरह अपने जज्बात का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया कि जबकि बेटे ने अपने बाप के लिए नगमा गुनगुनाया। मतलब बड़े प्यारे तरीके से जो है वो उन्होंने उनका दिन जो है वो सेलिब्रेट किया है। मोहम्मद लतीफ ने अपनी औलाद, पोते और परपोतों के साथ सालगिरह का केक काटा, और इस मौके पर लतीफ साहब के बड़े बेटे इरशाद बिन अंजुम का ये कहना था कि बाप की दीन नसीहत पर अभी तक चल रहे हैं। तालीम हो, मेहनत हो, सादगी का दर्ज हमारे बाप ने हमें बखूबी दिया है। मोहम्मद लतीफ की फैमिली ये कहती है कि उनकी दुआ है उन पर बाप का साया हमेशा कायम रहे, वो भी अपने वालिद जैसे बाप बने। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो वालिदैन अपने बच्चों की बहुत प्यारी अंदाज में तरबियत करते हैं, सिर्फ तालीमी लिहाज से नहीं, इखलाक के एतबार से भी। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि आज अगर ये पोते और पड़पोते मिलकर अपने दादा जान की बर्थडे को सेलिब्रेट, तो यकीनन उनकी कहीं ना कहीं ऐसी तरबियत में बहुत पॉजिटिविटीज रही
होंगी कि जिनके बेटों ने अपने आने वाली नस्ल को इसमें मुंतकिल किया। तो आपके भी अगर प्यारे आज जिंदा हैं, फिर चाहे वो आपके दादा है, नाना है, दादी हैं, नानी हैं, तो उनका ख्याल रखें, उनके साथ खुशी के लम्हात जो है वो सेलिब्रेट करें। क्योंकि मेरे तो दोनों ही नाना नानी जिंदा है, ना ही दादा दादी हयात हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके लिए हम भी दुआ गो रहते हैं। और यकीन जानिए वो भी बहुत प्यारे थे, बड़े ही शफकत करने वाले लोग थे। तो आपके अजीज जो आपके साथ मौजूद है उनका ख्याल रखें। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक जाकर आप कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कीजिए और फिर बताइए कि आप लोगों ने क्या खाया, क्योंकि मैं तो चाय का इंतजार कर रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और अभी आपको बराह रास्त हम लिए चलेंगे कराची मज़ार-ए-कायद, जहां पर सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। और इस वक्त मज़ार-ए-कायद पर न सिर्फ हाजिरी दी जा रही है उनकी तरफ से, बल्कि ख़वात-ए-ख़्वानी भी की जा रही है। कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां यौम पैदाइश और आज के रोज़ जो है वो जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उनके मज़ार पर पहुंचे। फातह-ख्वानी के लिए फूलों की चादर जो है वो चढ़ाएगी और मुल्क कौम और इसकी सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौके पर उनके हमरा जो है वो गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला भी मौजूद हैं। इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद किताब में, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात जो हैं वो दर्ज कर रहे हैं। ये मनाजिर बराह रास्त आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इससे पहले मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाए, फातह-ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। आज सुबह से ही कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जो है वो खासी रौनक हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद कैडेट्स ने भी गार्ड्स के फ़राइज़ जो थे वो संभाले और इसे लीड कर रहे थे। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे मेजर जनरल इफ्तिखार हसन साहब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स 4 माह तक मज़ार-ए-कायद पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आप इस पर बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वहाँ पर पहुँचे, फातह-ख्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और हमने देखा कि मेहमानों की किताब में अपने तासुरात जो हैं वो कलमबंद किए। तो ये है हमारे कायद का पाकिस्तान और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने अपना इनफरादी किरदार जो है वो ज़रूर अदा करना है। रियासत पाकिस्तान जिस तरीके से अपना किरदार हमें अदा करती हुई नज़र आ रही है, उसको एक साइड पर रखते हुए आपकी जो खुद की जिम्मेदारी बनती है, आपने उससे पीछे नहीं हटना है। और आज के रोज़ आम तातील का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, उन्हें ज़रूर बताइए कि इस दिन की अहमियत और इसकी खासियत क्या है। सिर्फ 25 दिसंबर पर हम कायदे मिल्लत की जो विलादत है उसी को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि एक और ख़ास मौका है कि जिस पर इस दिन को बड़े ही भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। अपने इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे, आप शॉपिंग मॉल जा रहे होंगे तो कुछ आपको वहाँ पर ना क्रिसमस ट्रीज नज़र आते हैं। तो ये हमारे मसीही बहन भाइयों की जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें अपना एक शेयर, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालने के लिए जो मुख्तलिफ मॉल्स हैं, मुख्तलिफ इमारतें हैं, उनको भी सजाया जाता है। तो आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी जो है वो इस वक्त क्रिसमस का त्यौहार जो है बड़े ही प्यारे अंदाज से सेलिब्रेट करते हुए हमें नजर आ रही है। गुज़िश्ता सब से लेकर अब तक मुख्तलिफ गिरजाघरों में, मुख्तलिफ चर्चेस में जो है वो दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। और बिल्कुल जिस तरह से हम अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग बिल्कुल उसी अंदाज में अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। कोई केक लेकर अपने किसी प्यारे के घर जाता है, तो कोई किसी फ्रूट के साथ, किसी मजीद किसी मीठी शीर के साथ इस चीज़ का एहतमाम करता है। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों में इसकी क्या सूरत हाल है उस पर भी बात कर लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैथेड्रल चर्च के मौजूद हाफिज महबूब, उन्हें ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद से हमें आयशा शुएब ज्वाइन करेंगे जो कि इस डी चौक पर मौजूद है। और कराची से शफकत भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो चलिए जरा, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं तो सबसे पहले लाहौर ही चलते हैं। हाफिज महबूब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज महबूब, बताइएगा क्या इस वक्त ओवरऑल एक्टिविटी रही है कैथेड्रल चर्च में और इसके बाहर?
जी बिल्कुल, मसीह बरादरी जो है क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो जोशो खरोश से जो है मना रही है। इसके अलावा दिन का आगाज जो है वो दुआया तकरीबात से जो है वो शुरू किया गया। इस वक्त भी जो है वो कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी यहाँ पर आकर जो है वो केक काटेंगे और इस हवाले से जो है वो मसीह बरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही है। नौजवान, मर्द, बच्चे सज धज कर जो है वो गिरजाघरों में पहुँच रहे हैं। उनका कहना था कि आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ी खुशी और मुबारक दिन है, तो इसलिए जो है वो सच कर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाहौर के तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में जो है वो दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी के इंतहाई इकदाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो कैथेड्रल चर्च के बाहर मौजूद है, जबकि इसके अलावा लाहौर के जो तमाम छोटे बड़े गिरजाघर है वहाँ पर 6000 से जायद एहलकार मौजूद है जो कि सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और इस हवाले से जो है मसीह बरादरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि आज का दिन जो है वो बहुत मुबारक दिन है और इसी वाले से जो है वो अपने दूसरे मसीह भाइयों की जानिब जो है वो मीठी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। उनका कहना था कि आज के दिन के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ गिरजाघरों का सुबह से ही जो है वो रुख कर रहे हैं और वहाँ पर दुआया तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, जबकि घरों में जो है वो केक काटे जा रहे हैं। उनका कहना था कि आज का दिन अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जो है अपने प्यारों के घरों में जा रहे हैं, सेल्फियाँ भी बना रहे हैं और इसको भरपूर इंजॉय करेंगे, जबकि इसका आगाज जो है वो दुआया तकरीबात से जो है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा हाफिज महबूब। जरा अब विफाकी दारुल हुकूमत चलते हैं। आयशा हमारा वहां पर इंतजार कर रही है। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएगा आप खुद कैसी है और दूसरा ये कि इस्लामाबाद की ठंड कैसी है और जो हमारे मसीही बहन भाई हैं वो इस ठंड में अपनी क्रिसमस को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है। सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद के जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं उसको और भी चार चांद लग जाते हैं और हर मंजर जो होता है इस्लामाबाद का बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। उसके साथ साथ आज बड़ा अहम दिन भी है, कायद-ए-आज़म की योम पैदाइश का दिन है, बड़ा ख़ास दिन है। हर जगह पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, परचम कुशाई की जा रही है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं। साथ ही साथ आज हमारी मसीही बरादरी है उनके लिए भी बड़ा खास दिन है, उनकी क्रिसमस का दिन है, खुशियों भरा त्यौहार है। हर गिरजा घरों के बाहर हमें रौनकें नजर आ रही हैं, हर किसी ने नए मलबूसात जो हैं वो ज़ेबतन किए हुए हैं। इसके साथ साथ सुबह का आगाज़ जो है वो दुआया तकरीबात के साथ किया जाता है। मुल्क और कौम की अमन और सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं और उसके साथ जिस तरह हमारे आज बाबा कौम का जन्मदिन भी है तो उसके मौके पर हमने देखा कि वहाँ पर सदर पाकिस्तान ने ना सिर्फ फातह ख्वानी की, गार्ड्स की तब्दीली होगी, परचम कुशाई की तकरीब होगी। इसके साथ साथ बहुत अहम दिन है, कायद-ए-आज़म के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलने का दिन है। ईमान, इत्तेहाद, यकीन, जो उनके बताए हुए तमाम फरमुदात थे उन पर अमल पैरा होने का दिन है। आज का वो दिन है जो हम अपनी नई नस्लों को पैगाम दे सकते हैं कि ये मुल्क हमने कितनी मुश्किल से कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनतों के बाद, मुस्तकिल जदोजहद के बाद हासिल की है। हम सब पर इनफरादी तौर पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें, उसी तरीके से जो बताए हुए असूल हैं उनके मुताबिक चलें। इसके साथ साथ चूंकि इस्लामाबाद की बात की जा रही है, इस्लामाबाद खूबसूरत मनाजिर में सबसे पहले होता है। आज अहम दिन भी है, हर गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, हर तरफ खूबसूरत मनाजिर हैं, बच्चे बड़े सभी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन सिर्फ दुआया तकरीबात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि दिन के औकात में कोई मेहमान होगा तो कोई मेज़बान होगा। मुख्तलिफ तफरी जो मकामात हैं वहाँ का रुख भी किया जाएगा। अपने अच्छे दिन को मनाने के लिए सारा दिन जो है अपनों के साथ गुजारा जाएगा, मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया जाएगा और बड़े अच्छे अंदाज में आज जो मसीही बरादरी है वो उनका हमें जोशो खरोश नजर आएगा, नजर आएगा। सभी जो हमारी मसीही बरादरी है उनकी तरफ से वो किस तरीके से अपने दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो जरा आगे चलते हैं, कराची शफकत भट्टी हमारा वहां पर इंतजार कर रहे हैं। शफकत, कायद के पाकिस्तान में कायद के फरमुदात में ये बात वाज़ेह है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अक़लियतों को मसावी हुकूक दिए जाएंगे। तो किस तरह से मसावी हुकूक फ्राहम किए गए हैं कराची वालों की इंतजामिया की तरफ से कराची की मसीही बरादरी को, और कैसी सेलिब्रेशन चल रही है वहां पे?
देखिए, सुबह सुबह का आगाज़ है और सुबह 25 दिसंबर भी है और जो कायद-ए-आज़म है रहबर पाकिस्तान है उनका यौम पैदाइश भी है आज, तो उसकी सेलिब्रेशन से इस दिन का आगाज़ होता है। रात गए जो है वो गिरजाघरों में तकरीबात होती हैं, मसीह बरादरी जो है वो रात भर तकरीबात होती हैं, दुआ तकरीबात होती हैं, जिसके बाद सुबह जो है वो एक ईद का समा होता है और वो अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं। इसी तरह आज जो यौम पैदाइश है कायद-ए-आज़म का, तो उस पर तमाम मसीह बरादरी की जो लोग हैं जो सरकारी इदारों में काम करते हैं उनकी यहाँ आज छुट्टी भी है और लोग जो है वो अपने अजीज़ व क़ारिब के घरों में जाते हैं। मैं इस वक्त मज़ार कायद के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज सुबह जो है वो गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है और उसके बाद जो है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ साथ गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर सिंध जो है उन्होंने हाजिर दी है काबीना के हमरा और यहाँ पर आके उन्होंने फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई है और उसके बाद अब जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद मज़ार कायद को जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और यहाँ पर आकर जो लोग हैं वो अपने कायद को खराज अकीदत पेश करेंगे और उसके साथ साथ दिन भर यहाँ पर जो है वो लोगों का जो है वो आते जाते रहेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स और सेमिनार जो है वो कायद-ए-आज़म की याद में और उन्हें अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं, जिसके बाद जो है उसके बाद जो मसीही बरादरी है वो उनके लिए जो है तमाम जो पार्क्स हैं उसके साथ साथ जो दीगर जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है खुसूसी इंतज़ाम किए हैं ताकि वो भी अपनी खुशियाँ जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मना सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आयशा, शफकत भट्टी और हाफिज महबूब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आज मसीह बरादरी इस दिन को खूबसूरत अंदाज से मनाने के लिए अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर रही है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने कहा ना कि हम मुसलमान अपने त्योहारों को मनाते हैं, ये लोग भी अपने दिनों को इसी खासियत के साथ एंजॉय करते हैं। पार्क्स का रुख किया जाता है, रिश्तेदारों के घर जाया जाता है, केक जो है वो बड़ा एक खुसूसी आइटम होती है लोगों के लिए। हम लोग अक्सर अगर मिठाई शीर खुरमा लेकर जाते हैं तो ये लोग केक अपने साथ लाजमी रखते हैं और केक की सेलिब्रेशन जो है वो हमें हर घर में, हर मसीही घर में नजर आती है। तो आपके इर्द गिर्द भी अगर मसीही लोग मौजूद हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका स्टाफ, आपके घर में काम करने वाली आपकी खाला, मासी, आपका ड्राइवर, तो इनके दिन पर इनके साथ जरूर अच्छा सा मौका जो है, एक अच्छा सा मोमेंट जो है वो सेलिब्रेट कीजिए और इन्हें हरगिज हकीर मत जानिए और आज इनकी खुशियों में खुश रहने की आप भी कोशिश कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब क्रिसमस की बात हो जाए और इसके बाद कायद-ए-आज़म का बर्थडे जो है हम उसके ऊपर बात ना करें, ये तो इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो गई है जनाब। 25 दिसंबर जिसे खुसूसी इम्तियाज हासिल है कि 1876 में इस रोज एक ऐसे अजीम रहनुमा पैदा हुए जिन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत और फिक्र हिकमत से बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का जो वजूद है वो हासिल किया। मैं बात कर रही हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के दरीना ख्वाब को अमली ताबीर देते हुए वो अजीम कारनामा अंजाम दिया जिसकी हालिया तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। आज बानिए पाकिस्तान और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत इस वक्त मुल्क भर में कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी कुछ झलकियां अब से कुछ देर पहले हमने आपको उस वक्त भी दिखाई जब सदर पाकिस्तान उनके मज़ार पर फातिहा ख्वानी के लिए पहुंचे। इस वक्त तमाम छोटे बड़े शहरों में जो है वो सरकारी और गैर सरकारी सतह पर बहुत सी जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया गया है और इसलिए किया जाता है ताकि जो उनके फरमुदात हैं उन्हें याद रखा जाए। लेकिन क्या उनके फरमुदात को सिर्फ याद रखना ही हमारी जिम्मेदारी है? उनके ऊपर अमल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आज हम जिन मुश्किलात का शिकार है उसकी वजह यही है कि शायद जो कायद के फरमान थे जो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके दिखाया, हम सिर्फ उसका मुशाहिदा और उसे एक तजुर्बाती बुनियाद पर ही लेकर बैठे हुए हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन साहब जो कि हेड हिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड। प्रोफेसर साहब, मैं फिर वही कह रही हूँ जो अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि सिर्फ कायद के फरमुदात को याद करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो उन्होंने अमली तौर पर अपनी जिंदगी में किया वो हम कब करेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को बाबा कौम का यौम पैदाइश मुबारक।
यकीनन ये बात ठीक है कि आज का दिन सिर्फ सालगिरह या बर्थडे सेलिब्रेट करने का नहीं है। असल में इस दिन के मनाने का एक मकसद ये भी है कि कायद आज़म के जो फरमुदात थे, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो प्रैक्टिकल स्ट्रगल थी, उसको भी कौम को बताया जाए। स्पेशली यंग जनरेशन को पता चलना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान हमने हासिल किया, ये जो हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रगल थी। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन सैंपल है हमारे सामने, एग्जाम्पल है, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो सियासी जदोजहद थी जो उन्होंने की और हमें एक ऐसा आज़ाद वतन लेकर दिया जो दुनिया के नक्शे पर उस वक्त सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। और यहाँ पर हर तरह के अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से सरफराज किया हुआ है, नवाजा हुआ है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए यकीनन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फरमुदात थे उनको पेश नज़र रखना होगा। और सबसे बड़ा जो उनका नुक्ता था अपनी कौम के हवाले से वो ये था कि आप मेहनत करें, लगन से काम करें। और वो जो काम और काम का कॉन्सेप्ट है, जाहिर है कि वो इसी पस मंज़र में था। और फिर यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की जो बात की गई कि कौम के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, ऐसे शीशा पलाई हुई दीवार बनना चाहिए, हमें फेथ रखना चाहिए अपने ऊपर भी, अपने रब के ऊपर भी, और हमें एक तंजीम के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक सिमेट्री के साथ आगे बढ़ना है। तो आज हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे ये भी देखते हैं जो आपने कहा ना कि कायद की जो जिंदगी थी वो मेहनत की थी, लगन की थी, यही वो मैसेज भी हमें कन्वे करके गए हैं। आज भी हम देखते हैं कि सियासी लीडर जब अपने जलसे जुलूसों में तकरीर करते हैं तो खुद को उनके हवाले से एक रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं, लेकिन आपको कोई भी कैसे मिसाल मिलती है वो तहम्मुल का मुजाहरा आपको नजर आता है हमारे सियासतदानों में, जो हमें उनकी शख्सियत में बतौर सियासतदान नजर आता था? देखें, आपने सियासतदानों की बात की, पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात की, और आजकल वैसे भी इलेक्शन का ज़माना है। तो अगर हम कायद आज़म के हवाले से देखें तो उनकी जो पार्लिमानी ज़िंदगी है वो 39 ईयर्स पर मुश्तमिल है। 1910 में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने और फिर 1948 तक, अपनी वफात तक, वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे। और हमें नज़र आता है कि वो किस तरह ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्ट्रगल करते थे। उनकी जो स्पीचेस हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो लॉजिकल होती थी, उसके पीछे एक पूरा आर्गूमेंट होता था, एक दलील होती थी। और ऐसे बहुत सारे उनके ख्यालात और उनके फरमुदात और उनकी स्पीचेस हमें मिलती हैं, जिससे हमें ये जाहिर होता है कि वो जब भी कोई बात करते थे असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर, तो उसके पीछे एक पूरी वर्किंग होती थी। ऐसे ही नहीं जैसे आजकल के बाज़ सियासतदान खड़े होकर बग़ैर किसी लॉजिक के बात कर देते हैं और उसके पीछे कोई मंतक, दलील या फार्मूला नहीं होता। लेकिन कायद आज़म की इस लाइफ को भी हमें पेश नज़र रखना है। और ये बड़ा अच्छा है कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा होता है जिसने अब कौम की डायरेक्शन देनी होती है, लेजिस्लेट करना होता है मामलात को और एक पॉलिसी गाइडलाइन देनी होती है। तो अगर वहाँ बैठे हुए सियासतदान कायद आज़म की ज़िंदगी को अपने लिए एक नमूना बनाए, एक मशवरा बनाए, तो वो बहुत सारे मसाइल जिनका आज पाकिस्तान को सामना है उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप ही मेरी इस्लाह करेंगे क्योंकि माशाल्लाह आप हिस्ट्री के हेड हैं। एक वाकया कुछ इस तरीके से था कि कांग्रेस ने दोबारा से उन्हें शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी थी और एक जो लेटर उन्होंने भेजा था तो उसमें कॉमन पिन लगी हुई थी, जिस पर कायद ने ये मतलब वो लेटर वापस भिजवा दिए थे और वो कॉमन पिन रख ली थी और कहा यह गया था कि जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने रख ली और उन्हें वापस कांग्रेस ज्वाइन नहीं करनी। कुछ इस किस्म का वाकया था। देखें, ये तो टिट पिट चलती रहती है। असल बात यह है कि उनका जो एक पॉलिटिकल मैसेज है वो क्या है। देखें, आगाज जब उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का किया तो वो दादा भाई नूरो जी के साथ काम से किया। वो कांग्रेसी लीडर थे और आगाज में जब बाज़ मुस्लिम लीगी लीडरों की तरफ से उनको दावत दी गई कि आप मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करें, तो उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन रेदर देन ए मुस्लिम। लेकिन बाद में वो 1913 में फिर मुस्लिम लीग का भी हिस्सा बने और इस शर्त पर बने कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर उन्होंने जब दोनों जमातों को इकट्ठा ऑब्जर्व किया, साथ काम किया, आगे चले, तो फिर उन्होंने महसूस किया कि जो कांग्रेस है वो स्लोगन तो ये देती है कि वो पूरे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स मुस्लिम्स, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर उन्होंने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी और फिर वो होल हार्टेडली मुस्लिम लीग का हिस्सा बने और फिर उनकी जो सारी सियासी जद्दोजहद है, स्ट्रगल है,
वो हमें नज़र आती है कि वो किस तरह मुस्लिम कौम को उस वक्त वो लीड करते हैं, किस तरह उनको डायरेक्शन देते हैं। मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ माइलस्टोन्स हैं, चाहे वो उनके 14 पॉइंट्स हैं या दिल्ली प्रपोजल्स हैं या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके जो ख्यालात हैं, या फिर बाद में जितने भी एक्ट्स बने और फिर जो मिशंस आते रहे उनके अंदर उनकी जो नेगोशिएशंस है, ये सारी हमें बताती हैं कि वो किस तरह एक आर्गूमेंटिव स्टाइल के अंदर पूरी दलाइल और मंतक के साथ वो अपना मुकदमा रखते थे। उनको सह फरीकी एक तरह से लड़ाई लड़ना पड़ी। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ हिंदू थे, और तीसरी तरफ कुछ कौम परस्त नेशनलिस्ट मुसलमान लीडर भी थे जो ये समझते थे कि कायदे आज़म का जो नुक्ता नज़र है वो उस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन हक़ाइक़ ने साबित किया, तारीख़ ने ये बताया कि उनका जो ख्याल था वो बिल्कुल ठीक था। और आज तो पूरी दुनिया के जो हिस्टोरियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं किताबें लिखकर। तो ये तारीख की जो लेबॉर्ट्री होती है वो फ्यूचर होता है। तो आज हमें पता चलता है कि जो आज से 80 साल 90 साल पहले उनकी जो स्ट्रगल थी वो बिल्कुल ठीक थी। चाहे वो आप इंडिया के हालात देख लें, कश्मीर की सूरत हाल देख लें, जिस तरह वहाँ पर उनके साथ मुसलमानों के साथ रवैया बरता जाता है, रखा जाता है। तो कायदे आज़म का जो नुक्ता नज़र था कि हमें एक सेपरेट एंटिटी का स्टेटस दें और हमें एक अलग वतन चाहिए। आगाज़ में जब उन्होंने डिमांड की 40 में, तो उस वक्त ये ख्याल था कि ये शायद एक दीवाने का ख्वाब है, ये एक बार्गेनिंग चिप है। बार्गेनिंग चिप ये होती है कि आप जब बार्गेनिंग करते हैं तो एक बड़ी डिमांड रखते हैं, चलें किसी छोटी पर आप एग्री हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये हमारी अल्टीमेट डिमांड है, हमारा जो मतमा नज़र है, नुक्ता नज़र है, वो अब किसी अलग वतन के क़याम से कमतर नहीं है, हम वो लेकर रहेंगे। तो 7 साल की जो जिद्दत थी वो हमें बताती है कि उन्होंने फिर अपना वो टारगेट अचीव किया। उन्होंने वो जो एक नारा दिया था उसको फिर वो हकीकत का रूप दिया। ये उनकी सियासत के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि एक कितने काबिल वकील भी वो रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक जमात ऐसी अब उभर रही है कि जहां पर सियासतदान कम और वकला जरा ज्यादा उसमें शमूलियत इख्तियार करें। खैर उनके अपने कुछ सियासी मसाइल हैं, लेकिन फिर भी एक वकील कितनी बेहतरी के साथ एक सियासी रोल अदा कर सकता है। देखें, कायदे आज़म की वकालत की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो तो ये है कि उन्होंने एक ऐसा मुकदमा लड़ा जिसमें वो मुल्क अचीव कर लिया उन्होंने। ठीक है ना। हालांकि उस वक्त ज़ाहिर उनसे बड़े सियासी लीडर थे, गांधी थे, नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, फिर वो सरदार पटेल और भी कई लोग थे, और इसी तरह मुसलमानों की सफ़ों में भी कई लोग थे। लेकिन कायदे आज़म ने जो अपना सियासी मुकदमा लड़ा वो ज़ाहिर है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पूरी एक लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ लड़ा, और एक खून का कतरा बहाए बगैर उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया। जहाँ तक उनकी एज ए लॉयर ज़िंदगी है, देखें आगाज़ तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इसी तरह अपनी वकालत से किया, और उनका ये ख्वाब था कि वो एक अच्छे लॉयर बने, वकील बने, वो बने। और फिर वो बड़ी बातें इस हवाले से उनकी कामयाबी के हवाले से किताबों में लिखी हुई हैं कि उन्होंने कहा जी कि किसी ने वो फीस दी तो उन्होंने कहा जी इतनी फ़ीस तो मैं एक दिन में लेना चाहता हूँ। वो फिर तारीख ने बताया कि वो उन्होंने हैवी फीसेस भी, बड़े मुकदमे जीते, और एज ए लॉयर, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, और सबसे बढ़कर एज ए पार्लियामेंटेरियन वो एक रोल मॉडल है हमारे लिए, वकला के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए भी। तो उनकी ज़िंदगी का जिस भी रुख को उठाकर देखें, डायमेंशन को उठाकर देखें, आपको एक आइडियलिज्म नज़र आएगा। अच्छा, आपने देखा है कि सर जब भी कोई शख्सियत इस दुनिया में फानी से कूच करती है, वो कोई ना कोई अपनी एक लेगेसी जो है ना वो छोड़ कर जाती है अपने प्यारों के लिए, अपनी नस्ल के लिए। लेकिन उन्होंने तो अपना सब कुछ जो है उस मुल्क को कौम के खातिर कुर्बान किया। अपनी जो भी जायदाद थी, जो भी उनके पास कुछ बचा कुछ माल था, वो सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया। एक लीडर की ये खूबी कितनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि हम आज यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे अदालतों में केसेस के हैं, फलाने सियासतदान की इतनी प्रॉपर्टी है, फलाने सियासतदान कितनी है, कोई सादिक है, कोई अमीन है तो कोई नहीं है। ये स्टैम्प्स लगती उतरती रहती है, लेकिन जिस कायद की वो बात करते हैं अपने जलसे जुलूसों में, वो बहुत डिफरेंट है कायद है। देखें, सबसे बड़ी लेगेसी तो ये है कि उन्होंने एक विजन दिया कौम को कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, और उनके लिए उन्होंने जो स्पीच थी उनकी 11 अगस्त 1947 की, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी। वो स्पीच मेरा ख्याल है हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है और वरासत है, अगर हमने उनके विजन को आगे बढ़ाना, जिस तरह हमने आगाज़ में बात की।
तो वो एक सबसे बड़ी लेगेसी है। जाहिर है कि मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो उन्होंने ऐसा कोई जायदाद नहीं छोड़ी, बल्कि बतौर गवर्नर जनरल उनकी जो सैलरी थी वो भी हम सब के सामने है, वो कितना लेते, और सरकारी वसाइल को वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे उस तरह जिस तरह आजकल की एक ट्रेंड चल चुका है, शहाना प्रोटोकॉल। बल्कि एक वो जो उनकी बायोग्राफी लिखी है उनके एडीसी ने, जनरल गुल असल ने, तो वो कह रहे थे हम चल रहे थे, आगे रेलवे फाटक था और फाटक बंद था, तो वो गाड़ी से उतरे और जाकर कहा जी गवर्नर जनरल की गाड़ी है तो ये ज़रा खोल दें ताकि हम गुजर जाएं, और फिर अब बंद। तो कायदे-आज़म ने उनको डांटा कि अगर बाबा कौम या लीडर ऑफ द नेशन रूल्स की कवायद की पाबंदी नहीं करेगा तो फिर बाकी लोग कैसे करेंगे। तो इसलिए उनकी जो विरासत है वो उनका अपना रोल मॉडल होना, अपना उनका किरदार है। इसलिए कहा जाता था कि वो जो लॉर्ड वेवल थे, जब उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने यही कंक्लूड किया कि ये जो शख्स है ये तो ना तो खौफजदा होता है और ना इसे खरीदा जा सकता है, ही इज अनपरचेजेबल, क्योंकि कोई लालच नहीं थी और फेयरलेस है। हाँ जी, हाँ। तो जाहिर है कि लालच ऐसे शख्स में नहीं होता जो खुद मॉरली भी ठीक हो, फाइनेंशियली भी उसके अंदर कोई ऐसी वो ना हो, और पॉलिटिकली भी वो जाहिर है कि तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि उनकी विरासत जो है वो उनका अपना किरदार है जो कि अब आज हमारे पास है, उनकी कौम के पास है सबसे बड़ी विरासत। अच्छा, मैं एक ना बहुत सिंपल सा आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन कीजिएगा कि इसका जो वो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस जो है इसकी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो ये कि आज का दिन एक छुट्टी की पब्लिक हॉलीडे के तौर पर हम लोग बस कर लेते हैं और सेलिब्रेशन होती हैं, लेकिन सरकारी सतह पर होती हैं क्योंकि स्कूल्स में इस वक्त छुट्टियां हैं। कोई भी इदारे बच्चों को वालिदैन कायद के हवाले से किस तरह से गाइड करें, क्योंकि ये छोटी नस्ल जब इसके ज़हनों में कोई बात बिठाई जाती है ना सर, तभी आबियारी होती है और आप आगे लेकर उस चीज को समझते हैं और फिर चलते हैं, वरना ये दिन सिर्फ पब्लिक हॉलीडे की तरह ही मनाते रह जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ इस हवाले से मीडिया अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और आज के दिन तमाम मीडिया चैनल्स कायदे-आज़म की लाइफ को, उनकी स्टोरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारी यंग जनरेशन के लिए कि अगरचे वो किताबें भी पढ़ें, वो और भी ज़राए से कायदे-आज़म की ज़िंदगी के हवाले से देखें, लेकिन जो मीडिया के ज़रिए उन तक गुफ्तगू पहुँच रही है उसको भी वो सुने। और यकीनन ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो कॉलेज अपना कायदे-आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करें। यही कहने लगी थी सर, निसाब में भी आपको लगता है किसी हद तक तब्दीली अब होनी चाहिए? एक तवील अरसे से, एक तवील दहाइयों से हम चंद सिलेक्टिव उनके जो दौर के वाकयात हैं वो पढ़ते आ रहे हैं। अब तारीख से या हिस्ट्री से कुछ मजीद क्या कहते हैं वाकयात को उठाकर भी निसाब के अंदर शामिल करना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं, और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। जैसे अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की शोबे तारीख की बात करें तो हमने कायदे-आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए यहाँ पर रिसर्च करवाना शुरू की हुई है, पहले से भी की थी, अब नए मौज़ूआत पर। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कायदे-आज़म की ज़िंदगी एक बड़ा हिस्सा उनकी पार्लिमानी ज़िंदगी है। 39 ईयर्स उन्होंने बतौर पार्लियामेंटेरियन गुजारे हैं, तो अब हम उसके ऊपर थीसिस करवा रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं। इसी तरह जैसे लामा इकबाल का जिक्र करें, लामा इकबाल की शायरी के हवाले से, उनकी फ़िलासफ़ी के हवाले से तो बहुत काम हुआ है, लेकिन उनका जो एज ए लेजिस्लेचर रोल है, पंजाब असम्बली में अलामा साहब भी रहे, उनके उस पहलू को भी हम उजागर कर रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट की सतह पर भी इदारे बने हुए हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हम गए तो पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज है, वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इश्यूज़ के हवाले से रिसर्च हो रही है, उसमें ज़ाहिर है कि इन हमारे कायदीन का नाम भी आता है, तो उसको भी हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने निसाब के अंदर, सिलेबस के अंदर। और मेरा ख्याल है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सही है, बिल्कुल। इसलिए यूनिवर्सिटियाँ चूँकि थोड़ी सी ऑटोनमस होती हैं इस सेंस में कि वो उनके पास ये मौके मौजूद होते हैं कि वो अपने करिकुलम को नई ज़रूरियात, जदीद ज़रूरियात के मुताबिक बना सकें, मॉडिफाई कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मकसद ही किया है कि वहाँ नॉलेज तख्लीक होता है। तो इसमें खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी एज ए लीडिंग और बड़ी यूनिवर्सिटी अपना रोल प्ले कर रही है, और मेरा ख्याल है बाकी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी हमारे जो कोलीग्स बैठे हुए हैं वो इस पहलू को जरूर काम कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चूंकि हम सरकारी सतह पर एक इदारा देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कायद
और इकबाल, ये दो ऐसी शख्सियात हैं, इनफैक्ट लियाकत अली खान साहब, उनकी जो अगर हम लोग पार्लिमानी जिंदगी के हवाले से भी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लगता है कि आगे चलकर एक ऐसा फोरम होना चाहिए कि जहां से कोलैबोरेशन हो वफाकी सतह पर वजारत इत्तलात के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद जो है वो उस रिसर्च को मजीद एक अच्छे तरीके से एनहांस किया जाए? जी, मेरा ख्याल है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होनी चाहिए। ये जितने भी इदारे हैं, जैसे मैंने अभी मीडिया की बात की, मीडिया यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर प्रोग्राम अरेंज कर सकता है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स कर सकता है। इसी तरह जो वजारत इत्तलात है या एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं या हायर एजुकेशन कमीशन है, पंजाब का इदारा है, तो ये सारे मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़रा इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें स्कोप है, हो सकती है। सही, एक सिंपल सा मैसेज हमारी यूथ के लिए कायद की तरफ से। देखें, आज चूंकि क्रिसमस का दिन भी है और अभी हम अपने प्रोग्राम में ये जिक्र कर रहे हैं कायद आज़म की जो टीचिंग्स हैं, उनके फरमुदात हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है और अब हम पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे इसमें क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं या दूसरी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो हम सबको मिलकर कायद आज़म के विजन के मुताबिक अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना रोल प्ले करना है। और कायद आज़म ने जिस तरह ये कहा था कि अब आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और बिला किसी तखसीस मजहब के, मसलक के और बाकी आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करें। तो आज का मैसेज भी ये है कि कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए एज ए पाकिस्तानी नेशन हमें मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर महबूब हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। और आपने एक जुमला बोला ना कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। हम आज़ाद मुल्क में तो हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद शहरी हैं, इसका फैसला आप लोगों ने खुद करना है और 8 फरवरी को करना है। मैं बार बार कहती हूँ, अपने वोट को इस्तेमाल जरूर कीजिए, फिर चाहे वो किसी भी सियासी जमात के लिए क्यों ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज हैं जो कि हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार आपको लेकर चल रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया, जिसके शहर ब्रिस्बेन में एक शख्स को लड़ते हुए 2 नर सांपों से चंद मीटर के फासले पर गोल्फ खेलते हुए दिखाया गया है। वीडियो आप देखिए, एक्सप्लेन मैं कर रही हूं कि इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि इतने करीब सांपों को देखकर भागने के बजाय नामालूम शख्स आराम से गोल्फ का शॉट लगा रहा है। अब शहरी को सांपों की मौजूदगी में इस कदर बेपरवाह होते देखकर जो इंटरनेट सार्फिन है वो भी खासे दंग रह गए हैं। बहुत से लोगों ने गोल्फर को बहादुर के खिताब से नवाजा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने उसके पुरसुकून रवैये की भी तारीफ की है। एक सारिफ ने तो ये भी लिखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया किसी और ही मिट्टी से बने होते हैं भाई, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। जबकि दूसरे सारिफ ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि कोई भी कैमरामैन की बात नहीं कर रहा जो गोल्फ खेलने वाले शख्स से ज्यादा सांपों के करीब है। अच्छा, इस पे मैं एक ये पर्सनली चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ले, जो मेरे प्रोड्यूसर है वो कह रहे क्या पता उसने खुद ही छोड़े हो वो सांप, मतलब कुछ भी हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जो रिसर्च पढ़ी है वो ये बताती है कि कभी भी आप किसी जानवर के करीब हैं, अगर आप खुद से पैनिक क्रिएट करेंगे ना तो सामने से आपको पैनिक रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद पुरसुकून हैं तो सामने कोई भी जानवर क्यों ना हो वो भी इंतहाई तहम्मुल के साथ आपको फेस करेगा। तो मेरा तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, ये कभी आगे चलकर किसी दिन प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुत्ता मेरे इर्द गिर्द गाड़ी के घूम रहा था और मैं वहां पे इंतहाई खामोशी के साथ खड़ी हुई थी। यकीन जानिए वो मेरे यहां तक करीब आ चुका था और मैं कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे किसी ने गाइड किया था और कहा था कि जरा आप कभी भी किसी स्ट्रीट डॉग को देखो तो तुमने पैनिक नहीं करना है वरना वो तुम पर अटैक कर देगा, और वैसा ही हुआ। तो आप भी कभी भी किसी भी जानवर को देखिए अगर पैनिक क्रिएट करेंगे तो वो आप पर हमलावर होगा। एनीवेज, एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो है वो भी आप करते हैं कि अमेरिका के एक शहरी जिनके नाम पर 250 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, उन्होंने एक और एजाज अपने हिस्से में शामिल कर लिया है और अमेरिकी रियासत आइडाहो के रिहायशी डेविड रिश सिर्फ 30 सेकंड्स में 63 पेंसिलों को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी एक और जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। वैसे मुझे ये रिकॉर्ड इसलिए पसंद नहीं आया कि फजूल में आप
जो पेंसिलें आप उन्हें जाया कर रहे हैं और फजूल का रिकॉर्ड बना रहे हैं। एनीवेज डेविड रश ये बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर तो उन्हें 30 सेकंड की मुद्दत में 50 पेंसिलें तोड़ना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बताया कि पेंसिलें तोड़ने से पहले मैंने एक लचकदार लकड़ी के जरिए अपने हाथों की ताकत और हैंड ग्रिपर से गिरफ्त पर कंट्रोल हासिल करने की जो है वो खासी एक्सरसाइज की। यही वजह है कि रिकॉर्ड वाले दिन मैंने पहले से तयशुदा पेंसिलों की तादाद से 2 जायद पेंसिलें भी तोड़ डाली हैं। अच्छा, ये चीज मुझे इसलिए पसंद नहीं आई थी क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन हर घर में बच्चे जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो पेंसिल घुमाकर आ जाते हैं। अब तो पेंसिल भी जो अच्छी लेड पेंसिल है होमवर्क करने के लिए, क्लास वर्क करने के लिए, वो 25 से 30 रुपए में अवेलेबल है। तो सोचिए बच्चों का कितना नुकसान हो चुका होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन शख्स के वाले से बात कर रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है उसमें इनके कोई 250 के करीब जो है वो कारनामे हैं। पता नहीं इन्होंने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, सभी अलग से अलग होंगे क्योंकि 63 पेंसिलें तो भाई ने यहीं पे तोड़ दी हैं। खैर, आगे अब आपको जनूबी कोरिया लेकर चल रहे हैं हम। वहां पर एक 4 वाले रोबोट ने दुनिया के तेज तरीन रोबोट होने का एजाज हासिल किया है। साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट भी बनाया है जो बज़ाहिर कुत्ते से मुशाबत रखता है, मतलब इसकी जो सिमिलैरिटी है वो एक डॉग की शक्ल की, डॉग की फिजिक की तरह है, जो जाहिर जो है वो दिखती है कि ये कुत्ता है जिसने 19.87 सेकंड में 328 फीट का फासला तय किया है। मतलब इतना तेज भागता है ये, जिस पर उसे दुनिया का तेज तरीन 4 टांगों वाला रोबोट करार दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कोरिया की दी डायनामिक रोबोट कंट्रोल एंड डिजाइन लेबोरेटरी के बनाए गए कुत्ते नुमा रोबोट ने कम वक्त में 100 मीटर का फासला तय करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और उसके बाद ये जो है वो ये बाजी अपने नाम कर चुका है। लेकिन कल मैं इस रिसर्च के साथ आऊंगी कि ये रोबोटिक कुत्ता तो इतने टाइम में इतनी तेजी से भाग लेता है, लेकिन जो एक जिंदा जानवर है वो 1 मिनट में कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। तो ये हमारी टीम भी आपके साथ जरूर शेयर करेगी। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अनवार जहां कहीं भी हैं एंजॉय करें, पार्टी करें। उनकी छुट्टियां चल रही हैं, उन्हें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।